नमस्ते दोस्तों। आशा है इस कोरोना काल में आप एवं आपके परिवारजन सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। आपकी पढ़ाई भी नियमित रूप से चल रही होगी। हालांकि स्कूल कोचिंग्स ये सब तो बंद हैं लंबे समय से, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप YouTube माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो पिछला वीडियो बहुत लंबे गैप के बनाए हुए बहुत लंबा समय हो गया था, तो और इस बीच में आप लोगों का बराबर मैसेज, कॉल्स और जिनका भी मैं क्लास लेता हूं, जो भी क्लास पढ़ते हैं मेरे से, ट्यूशन्स लेते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी कहा था कि सर वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहिए, इससे मदद होती है। मैंने देखा भी था कि लगभग सारे वीडियोस पर, हालांकि कुछ ही वीडियो हैं इस चैनल पर, लेकिन जितने भी वीडियो हैं सब में लगभग 1000 के ऊपर वीडियोस के व्यू हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू बनाऊं। और एक नहीं बनाने के पीछे एक रीज़न और भी था कि एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है वीडियो के, साथ में उतने साधन भी नहीं होते। तो जब मैं बाकी चैनलों के वीडियोस देखता हूं तो मुझे लगता है कि तो इतना अच्छा सेटअप है, इतना अच्छा से एडिटिंग है, और मैं इसी तरह से बना देता हूं। तो फिर थोड़ी सी इच्छा नहीं हो रही थी बनाने की, लेकिन जितना आप लोगों ने कहा और फिर अपने आप को बूस्टअप करके कि नहीं बनाया जाए, ऐसे वीडियो बनाने से कुछ तो फ़ायदा ही होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव करके अब आगे से कंटिन्यू करूँ, जिससे आप लोग को फ़ायदा हो। और निश्चित रूप से फ़ायदा होता ही है, क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। इस कोरोना काल में जब बाकी कोचिंग ट्यूशन्स ये सब बंद थे, तो नॉलेज के लिए YouTube एक अच्छा माध्यम है। इसके वीडियोस काफ़ी हद तक मदद करते हैं पढ़ाई में, नोट्स बनाने में, टॉपिक्स को समझने में। निश्चित रूप से आप लोगों का भी काफ़ी मदद होता होगा इससे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अब आगे से इसको कंटिन्यू बनाऊं। तो उसी क्रम में ये जो पहला प्रयास है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये वीडियो है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। मैंने कोशिश की है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वीडियो बनाने की, और इसको हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड करके बना रहे हैं। इसको एक सीरीज के रूप में चलाएंगे 2-3 पार्ट में, क्योंकि कोशिश होगी कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए इस चैप्टर को, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप जानते हैं 10th में पढ़ना है, 12th में जाओगे तो फिर से पढ़ना है, कंपटीशंस में पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे डेली लाइफ में इस चैप्टर का नॉलेज होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो जान ही रहे हैं कि आज के समय में हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल चार्ज कैसे कर पाएंगे, जिस कंप्यूटर से आप वीडियो देख रहे होंगे उस कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करेंगे। टीवी हो, फ्रिज हो, आयरन हो, एसी हो, कूलर हो, इवन की ट्रेन्स भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी पर चलने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ये जो समय चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यही आने वाला भविष्य है। तो बिजली के माध्यम से ही उसे चार्ज किया जाता है। अन्य भी माध्यमों से बड़े बड़े कारखानाओं के मशीन्स हैं, बहुत इंडस्ट्री बहुत सारी इसी पर चलती है, ऑपरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बारे में जो हमारा सिलेबस है, कम से कम उतना तो नॉलेज हम लोग रखें, फिर बाकी तो पढ़ाई होते रहेगी और भी आगे। तो कोशिश किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि जितना बेसिक डाउट आपका क्लियर कर सकें, एटलीस्ट सिलेबस वाले पोर्शन को आपको हम समझा सकें। अब देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो पाया, मेरा ये प्रयास कितना अच्छा था, आपको कितना समझ में आया, नहीं आया। कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताएं। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट जब करेंगे तो 2-3 पार्ट में बांट के, जैसा मैंने आपको बताया कि पढ़ेंगे। तो ये जो पहला चैप्टर, पहला वीडियो है, इसमें जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो आपके स्क्रीन पर है अभी। इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर चार्ज के टाइप्स को पढ़ेंगे, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग जानेंगे, फिर मटेरियल क्या होता है, कितने टाइप का मटेरियल होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मटेरियल्स को पढ़ने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो इलेक्ट्रिसिटी के टाइप को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद हम लोग AC DC में डिफरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और फिर आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारा है, जैसे ओम्स लॉ है, सर्किट के बारे में है पढ़ना, और भी टॉपिक सब है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसको है, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो देखिए, इसको आसानी से समझे अगर हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ चार्ज, यानी जब हम लोग चार्ज की पढ़ाई करते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, चार्ज आप जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव, उसको भी आगे बात करेंगे हम लोग, बट स्टडी ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कुल मिला के समरी यही है कि स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक अच्छा ढंग का आपको डेफिनेशन होना चाहिए, लिखने में अच्छा लगे, समझने में थोड़ा और डिटेल हो, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से डिफ़ाइन करें तो उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते किस में है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में? जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये चार्ज या स्थिर अवस्था में हो, मतलब रेस्ट में हो, या चार्ज जो है गतिमान हो, मोशन में हो, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज वेदर इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये जो रेस्ट है, चार्ज अगर रेस्ट में हो तो उसको हम लोग स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। और चार्ज अगर मोशन में हो, मतलब मूव कर रहा हो, तो उस चार्ज को हम लोग डायनेमिक चार्ज, उस चार्ज को हम लोग डायनेमिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक चार्ज बोलते हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब इतने देर में 1 से 2 मिनट के ही लेक्चर में मैंने चार्ज का उपयोग कई बार किया है, चार्ज टर्म का। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहले तो ये चार्ज ही समझते हैं कि ये चार्ज होता क्या है, सो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, चार्ज किसी भी बॉडी का वो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस बॉडी को अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग प्लेस करते हैं तो उस बॉडी पर एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, या ये चार्ज कहलाता है। डिफाइन कैसे करेंगे कि द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। समझ गए? अब ये जो चार्ज है इसका एक यूनिट होता है। जब फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसका एक यूनिट होगा, जैसे मास है तो उसका किलोग्राम है, जैसे टेम्परेचर है तो उसका केल्विन है, जैसे करंट है तो एम्पियर है। उसी तरह से चार्ज का भी एक यूनिट होता है। तो वो जो यूनिट है चार्ज का, उसको हम लोग बोलते हैं कूलाम। चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलाम। अब ये चार्ज, किस चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा ये भी तो जानेंगे कि चार्ज होता कितने तरह का है। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का टाइप कितना है, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को समझने से पहले एक चीज़ जानिए, आप एटम के टर्म से आप सब लोग फैमिलियर होंगे। एटम क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस है। अब ये एटम जो है इसका एक सेंटर पार्ट होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है, न्यूक्लियस के राउंड में ऑर्बिट होता है, इमेजिनरी पाथ है, उसी पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व होते रहता है। अब आप ये जानिए या जानते ही होंगे कि प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन जो है
इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, ये जो है जीरो चार्ज। अच्छा, इससे ये बताइए न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा? तो एक तो न्यूट्रल चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज मिल करके ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, और इलेक्ट्रॉन सब जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। नॉर्मल केस में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो यानी कि न्यूट्रल होता है एटम। लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा न्यूक्लियस में रहेगा, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, ये ना तो किसी दूसरे बॉडी से इस बॉडी में आएगा ना ही ये रिलीज होगा। बट इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा भी सकता है और दूसरे बॉडी से इस बॉडी में आ भी सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो उस बॉडी पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स है, जितना पॉजिटिव चार्ज था वो फिक्स था, नेगेटिव चार्ज घट गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आए तो इस बॉडी का ओवरऑल चार्ज जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हो रहा है, ठीक ना। तो ये जो चार्ज है इसको, या इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लोग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से तरह का चार्ज का फ्लो होना हुआ? तो निगेटिव चार्ज का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो निगेटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। तो एक ये भी डेफिनेशन हो जाएगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यूनिट कूलाम बताया मैंने तो C लिख लेंगे। अब नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस दे देते हैं हम लोग। पॉजिटिव प्रोटॉन का होगा 1 यूनिट तो उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। अच्छा, इस चार्ज को ही, इतने चार्ज को ही हम लोग 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। अंडरस्टूड? 1 यूनिट चार्ज कहलाता है। अब यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन टुगेदर प्रोड्यूस 1 कूलाम चार्ज? कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल सा है, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम चार्ज present in 1 इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन में होगा? तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 10 का पावर +19 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए तो नीचे 10 चला जाएगा, ऊपर एक जीरो और इधर बढ़ा देते हैं तो 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18, इसको काटिए तो 6.25 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस करता है। समझ में आई? समझ में आ गई बात? तो इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब ये 1 कूलाम जो है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि फिजिक्स में ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन बहुत मायने रखता है। 1 न्यूटन का फोर्स, इसको डिफाइन करिए। 1 पास्कल का प्रेशर, इसको डिफाइन करिए। 1 एम्पियर करेंट, 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 वाट पावर, इसी तरह से 1 कूलाम चार्ज इसको बोलेंगे। तो देखिए चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम से, लेकिन सिंबल होता है इसको Q से बोलते हैं। यूनिट कूलाम होता है लेकिन रिप्रेजेंट इसको Q से करते हैं। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला है I इंटू टी। I जो है वो करंट है और T जो है वो टाइम है। तो अगर हम लोग, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है ये। तो 1 एम्पियर का अगर करंट हो और 1 सेकेंड तक किसी कंडक्टर से पास कर रहे हो तो इससे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो भी 1 ही कूलाम चार्ज होगा। तो यही इसका डेफिनेशन है कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट
passes through a conductor या passes through a point for 1 second, then the amount of charge which produced due to this is said to be 1 कूलाम। इतने ही चार्ज को हम लोग 1 कूलाम का चार्ज बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब चार्ज का कुछ गुण होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या प्रॉपर्टी है समझिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। जस्ट लाइक मैग्नेट, आपने मैग्नेट देखा है कि जैसे ये एक बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, एक दूसरा भी बार मैग्नेट है, उसका भी एक नॉर्थ एक साउथ पोल है। तो इस दोनों के नॉर्थ पोल को अगर हम लोग चिपकाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं चिपकेगा। इसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो एक दूसरे को दूर धकेल रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके पोल को चेंज कर दें, पोल कैसे चेंज कर दें, तो इस मैग्नेट को उलट दे तो इधर साउथ इधर नॉर्थ आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो अब इनके बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा। यानी सिमिलर पोल्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है और अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। सेम चार्ज के लिए भी है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी, इस दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे ही हम लोग बोलें कि कोई बॉडी चार्ज्ड है तो इसका क्या मतलब होगा। अभी हम लोग पढ़े कि प्रोटॉन तो बाहर निकलने से रहा किसी बॉडी से या आने से रहा, तो मूवमेंट किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का ही। तो अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा वो बॉडी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यानी किसी भी बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाता है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि दिस बॉडी इज चार्ज्ड नाउ। ठीक है, अब ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकल करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होल नंबर में ही रहेगा, 1 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख कुछ भी इलेक्ट्रॉन जाए। तो कुल मिलाकर के जो उस बॉडी पर चार्ज होगा वो कैसे होगा, तो उसको ऐसे निकालेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जिसमें ये Q जो है ये टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्मॉल लिख लीजिए, E जो है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब जाता है तो हमेशा जो है इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, जहाँ n जो है एक इंटीजर है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अंडरस्टूड। चलिए, तीसरा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद द थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो देखिए किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो ही होगा। नेट चार्ज मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल चार्ज उसका जीरो ही होगा। या फिर किसी दो बॉडी के बीच में जब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो उन दोनों बॉडी का ओवरऑल चार्ज जो है वो जीरो ही होगा। कैसे, तो जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, अभी दोनों ही न्यूट्रल है, मतलब जितना प्रोटॉन इसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन है और जितना इसमें प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज करिए कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में गया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हुआ और दूसरे बॉडी में गया, तो यहाँ +2 का चार्ज हो जाएगा और दूसरे बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन आया तो -2 चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है कुल मिला के +2 और -2 मिल करके तो जीरो चार्ज ही रहा ना, जो पहले चार्ज था वही अभी भी चार्ज है, जीरो चार्ज ही है। तो
तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर तो एडिशनल कोई चार्ज ना तो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, चार्ज बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हुआ है। अब ट्रांसमिट कंडक्शन से हो, इंडक्शन से हो, जैसे भी हो, लेकिन चार्ज बस ट्रांसमिट हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और चौथा पॉइंट जो है चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, उसमें चौथा प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको हम लोग याद है चार्ज के डेफिनेशन में भी हम लोग बोले थे कि जब दो चार्ज वो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसके कारण वो बॉडी एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको समझिए। तो ये जो फोर्स है, फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा होगी वो कितनी होगी, तो दोनों चार्ज्ड बॉडी के चार्ज के प्रोडक्ट के मल्टीपल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मल्टीपल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मल्टीपल नहीं ऐसे बोलिए कि ये समझिए कि अभी जैसे आपको बताए कि चार्ज के डेफिनेशन में क्या पढ़े थे हम लोग कि जब चार्ज वो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उस बॉडी को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। तो वो जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा, तो उस फोर्स को अगर हम लोग F से रिप्रेजेंट करें तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्ज बॉडी के चार्ज के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्ज बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इस दोनों को अगर रिलेट करके लिख दें तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू हम लोग बोल सकते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो बदले में कुछ कांस्टेंट दे देंगे, तो K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो K है ये कांस्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर आया है तो इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये जो फॉर्मूला बना इसको ही हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। अब ये जो K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसका एक यूनिट भी होता होगा और एक वैल्यू भी होता होगा, तो इसका यूनिट निकालिए। तो K को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। अब F क्या है, तो फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन, R डिस्टेंस है, यूनिट मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 यानी चार्ज कुलाम 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 स्क्वायर, तो पर कुलाम स्क्वायर बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही इस कांस्टेंट का, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है। समझ गए? तो ये था आपका चार्ज का प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चार्ज जो है, चार्ज के टाइप को पढ़ लिए, चार्ज क्या होता है वो पढ़ लिए, चार्ज का यूनिट समझ गए, चार्ज की प्रॉपर्टी समझ गए। अब ये समझिए कि ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। हाउ डज चार्ज प्रोड्यूस? तो देखिए चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो तीन तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। चार्ज या तो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होगा, जैसे हाथ को ऐसे रब करोगे तो हाथ देखोगे गर्म हो जाएगा, बाल पर कॉम्ब ऐसे से रगड़ोगे तो देखोगे इस पर चार्ज आ जाता है, कागज़ के पास जाओगे तो चिपक जाएगा, हालांकि ये टेम्परोरी चार्ज है। दूसरा चार्ज प्रोड्यूस होता है बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो हो गया, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। जैसे देखते हैं सोलर प्लेट जो काम करता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। उसमें क्या होता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन पार्टिकल मेटल सरफेस से टकराता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन निकला मतलब चार्ज निकला, तो ये भी एक तरीका है चार्ज प्रोड्यूस करने का। और तीसरा तरीका है बाय हीट, हीट से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है। थर्मल प्लांट्स वगैरह सब में थर्मल का मतलब ही हीट होता है। तो चार्ज प्रोड्यूस करने का यही सब मेथड है।
बाय फ्रिक्शन, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय हीट, ऐसे करके चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अब जब चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाएगा कैसे? तो अच्छा, चार्ज जिस बॉडी से पास करेगा उसको मटेरियल बोलेंगे हम लोग। मटेरियल मतलब एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मटेरियल को जान लेते हैं कितने तरह का होता है, फिर बताएंगे चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज ट्रैवल कैसे करता है। तो ये मटेरियल समझिए, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल सिंपल सा है टाइप इसका। ये मटेरियल या तो कंडक्टर होगा, या तो इंसुलेटर होगा, या तो सेमी कंडक्टर होगा, या एक बना सकते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। समझाते हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये सब बारी बारी से समझते हैं हम लोग। कंडक्टर, दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर, कंडक्टर में जैसे मेटल हो गया, ग्रेफाइट रॉड हो गया, एलॉय सब है, सब कंडक्टर है। इंसुलेटर, तो दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब जो है इंसुलेटर है। अच्छा, गीला वुड नहीं, वेट वुड जो है वो कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर, तो दोज मटेरियल, अच्छा इसका एग्जाम्पल नॉन मेटल इन जनरल बोल सकते हैं, कंडक्टर का एग्जाम्पल जो है मेटल बोल सकते हैं इन जनरल। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है, तो वैसे मटेरियल जो ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर हो और ना ही बहुत बुरे इंसुलेटर हो या बहुत अच्छे इंसुलेटर हो, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। मतलब इसका पार्शियल कंडक्टिविटी होता है। दोज मटेरियल which allow electricity to pass through it partially are called semiconductor। इसका यूज होता है वो सिलिकॉन चिप वगैरह सब जो है, या सिलिकॉन प्लेट है, सोलर प्लेट, उसमें सेमीकंडक्टर का ही हम लोग यूज करते हैं। और एक रहा सुपर कंडक्टर का, तो सुपर कंडक्टर एक आइडियल स्टेट है, ऐसा कोई भी मटेरियल पूरी तरह से सुपर कंडक्टर नहीं हो सकता है, इसको कुछ हद तक बना सकते हैं। जैसे ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलेंगे। अब कंडक्टेंस बढ़ाने का तरीका है, रेजिस्टेंस घटाने का भी तरीका है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद, तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर की गिनती में रख सकते हैं, ठीक। कंडक्टर आप जानते हैं, इंसुलेटर जानते हैं, सुपर कंडक्टर थोड़ा बहुत समझ गए। थोड़ा सा सेमी कंडक्टर को हम लोग और डिटेल में समझते हैं, आगे काम देगा ये सेमीकंडक्टर को, क्योंकि 12 का सिलेबस में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा इस पोर्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है सेमीकंडक्टर से। जैसा बताए कि कंडक्टर मेटल है इन जनरल, इंसुलेटर नॉन मेटल, और सेमीकंडक्टर मेटलॉइड सब है। मेटलॉइड सेमीकंडक्टर की गिनती में आएगा। तो हम लोग एक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन ही है, तो ये एक अच्छा सेमीकंडक्टर है। अब सिलिकॉन का टेंडेंसी कार्बन के जैसा ही है, लॉन्ग चेन फॉर्म करने का, नेटवर्क सॉलिड बनाता है ये। तो अगर हम लोग सिलिकॉन का कुछ क्वांटिटी ले लें, तो सिलिकॉन इस तरह से एक नेटवर्क बनाता है, ठीक, ऐसे नेटवर्क बनाएगा। अब अगर सिलिकॉन के कंडक्टिव, हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है ये, तो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ा भी तो सकते हैं। तो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जिससे इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलेंगे, डोपिंग। तो ऐसे बोल सकते हैं, डोपिंग को डिफाइन कैसे करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक। अब इसमें इम्प्योरिटी मिला देने से ये जो सेमीकंडक्टर है ये दो तरह का हो जाता है, बन सकता है सेमीकंडक्टर। या तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा इम्प्योरिटी मिलाने से, और नहीं तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा।
अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है, तो कोई बहुत भारी टर्म नहीं है, इसको आसानी से आप समझ लीजिएगा। एन मतलब निगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। अब आपको समझाते हैं निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। जैसे सपोज करिए कि इसमें इम्प्योरिटी के रूप में हम लोग आर्सेनिक मिला दिए या फास्फोरस मिला दिए। मान लीजिए फास्फोरस मिला है, तो फास्फोरस का 5 वैलेंसी होता है, जिसमें से 4 तो यहाँ बॉन्डिंग किया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होता है तो ओवरऑल चार्ज क्या आता है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक एटम ही फास्फोरस का मिलाएंगे, जब भी मिलाएंगे तो कुछ क्वांटिटी में मिलाएंगे, कुछ मोल्स मिलाएंगे, और उसमें तो बहुत सारा एटम आ जाएगा, करोड़ों अरबों खरबों एटम होगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा इसमें, इस सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ही तो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका कंडक्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताइए। ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर सकेगा। तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर जिसमें इस तरह के इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, 5 वैलेंसी वाले इम्प्योरिटी को, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, अब चलिए यहाँ फास्फोरस मत मिलाइए, यहाँ एल्युमिनियम मिला दीजिए। अब क्या होगा, एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी है, 3 के साथ बॉन्डिंग बनाया। अब यहाँ देखो एक बॉन्डिंग बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन कम रहे तो चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह के इम्प्योरिटी को मिलाने से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कंडक्टर कैसे बन गया, तो इस सिलिकॉन के पास तो है ना इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्डिंग नहीं किया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा। और अब बोलोगे एल्युमिनियम एक एटम तो मिलाएंगे नहीं, ऐसा तो बहुत सारा एटम मिलाएंगे। यहाँ पे मान लो मिला है तो यहाँ पर भी तो एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ मान लीजिए मिला है तो यहाँ पर भी तो एक इससे जुड़े हुए किसी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी कंडक्टर बन सकता है। अच्छा, लेकिन इस तरह के इम्प्योरिटी को मिलाने से जो सेमीकंडक्टर बना उसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें किस तरह का इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, तो इसमें 3 वैलेंसी वाला मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे एल्युमिनियम है, बोरॉन है, जनरली इसी का यूज करते हैं। और पेंटावैलेंट में जनरली आर्सेनिक का, फास्फोरस का यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से समझिएगा तो आगे की क्लास में आपको काम देगा। कॉन्सेप्ट इसको सीख के रखिएगा। तो मटेरियल समझ गए कितने टाइप का होता है। अब जब मटेरियल हम लोग जान गए तो चार्ज मटेरियल के थ्रू ही पास करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ डज चार्ज मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज का मूवमेंट किस तरह से होता है, चार्ज कैसे मूव करता है। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो देखिए चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कैसे करता है, तो उसका 2 मेथड है। पहला है बाय कंडक्शन और दूसरा है बाय इंडक्शन। इसी 2 मेथड से चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है। अब ये कंडक्शन इंडक्शन क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे, एक तरफ लिख लीजिए कंडक्शन, दूसरी तरफ लिखिए इंडक्शन। इसको समझाते हैं आपको। देखिए जैसे एक बॉडी ये है और ये दूसरा बॉडी है, ये दोनों बॉडी क्लोज कांटेक्ट में है। अब इसका इलेक्ट्रॉन या तो निकल करके इस बॉडी में आया या इसका इलेक्ट्रॉन ही निकल करके दूसरे बॉडी में गया, तो यहाँ पर जो है चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 बॉडी कांटेक्ट में है जिससे एक बॉडी का चार्ज निकल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है।
इस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे? तो व्हेन कंडक्शन को, तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ड्यू टू विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन देम, दिस मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन। या ऐसे बोलिए कि द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज which takes place when two bodies are in contact with each other is called conduction। क्लियर? अब थोड़ा सा इंडक्शन समझिए। इंडक्शन क्या होता है? तो मान लीजिए कि एक पहले से चार्ज कोई बॉडी है, अब वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसको जो है कुछ अनचार्ज बॉडी के सामने में हम लोग प्लेस किए। अब ये न्यूट्रल बॉडी सब है, तो न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है रैंडम अरेंज होगा, रैंडम अरेंज होगा। अभी जहाँ तहाँ हम लोग चार्ज लिख देते हैं, अभी रैंडम अरेंज है। जब इस चार्ज बॉडी को इसके पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इस चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में आकर के इसका चार्ज जो है उस न्यूट्रल बॉडी का, ये चार्ज समराइज हो जाएगा। और आप जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका सारा निगेटिव चार्ज एक कोने में आ जाएगा एक तरफ, और सारा पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ समराइज हो जाएगा। फिर इसके इन्फ्लुएंस में आकर के इसके बगल वाले बॉडी का भी चार्ज समराइज हो जाएगा। फिर यहाँ पर सारा निगेटिव चार्ज और इधर सारा पॉजिटिव चार्ज। इसके इन्फ्लुएंस में आके बगल वाला बॉडी का भी चार्ज समराइज हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे रखते जाएंगे, बॉडी चार्ज समराइज होते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चार्ज जो है समराइज हो गया है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। यहाँ ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है चार्ज, देख रहे हैं शिफ्ट कर गया अच्छा से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे इंडक्शन को? द मेथड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ चार्ज विच टेक्स प्लेस when two or more bodies are not in contact with each other is called induction। तो ये डिफरेंस हो गया पहला कंडक्शन और इंडक्शन में। दूसरा डिफरेंस समझिए, अगर कोई बॉडी कंडक्शन से चार्ज हुआ है तो इसके अंदर कोई ना कोई एक नेट चार्ज जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स बॉडी पॉजेज अ नेट चार्ज, ठीक है। जबकि इंडक्शन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो पहले भी इसका ओवरऑल चार्ज जीरो था, अभी भी इसका ओवरऑल चार्ज जीरो है। दूसरे बॉडी के साथ भी वही कंडीशन है, सबका तो चार्ज में कोई चेंजिंग आया नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी रिमेन्स जीरो इंडक्शन में। तीसरा कंडक्शन में और समझिए, इलेक्ट्रॉन अगर निकला है दूसरे बॉडी में गया है तो उसका वजन कुछ ना कुछ तो घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी वेट होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। हालांकि ये वजन बहुत 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 कम है, लेकिन करोड़ों इलेक्ट्रॉन अरबों इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वेट का अंतर आएगा ही, भले मिलीग्राम सेंटीग्राम में ही कहने अंतर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उसका वजन घटेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है एट द सेम टाइम उसका वजन बढ़ भी तो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइदर लॉस और गेन इन वेट व्हेन अ बॉडी चार्ज्ड बाय कंडक्शन। लेकिन इंडक्शन में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ना निकल रहा है ना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द वेट ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज, इसमें बॉडी के वेट में कोई अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए, अगर बॉडी को कंडक्शन से चार्ज करना है तो उसमें इंडक्शन से चार्ज किसी बॉडी का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडक्शन से चार्ज करना हो और ये बॉडी ही नहीं रहता तो क्या ऐसा चार्ज समराइज हो पाता? नहीं हो पाता। यानी इंडक्शन से मेथड से चार्ज करने के लिए एक बॉडी का कंडक्शन मेथड से ऑलरेडी चार्ज होना कंपलसरी है, लेकिन कंडक्शन से चार्ज करने के लिए इंडक्शन से चार्ज बॉडी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंडक्शन में कि टू चार्ज ए बॉडी फ्रॉम कंडक्शन ए बॉडी चार्ज बाय इंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, और इंडक्शन में बोल सकते हैं कि टू चार्ज ए बॉडी फ्रॉम इंडक्शन ए बॉडी चार्ज्ड बाय कंडक्शन इज मस्ट रिक्वायर्ड। तो ये डिफरेंस हो गया आपका कंडक्शन और इंडक्शन में। 4-5 डिफरेंस बताए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो जब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग ये सीखे कि चार्ज दो तरह के फॉर्म में हो सकता है, या तो चार्ज स्टैटिक फॉर्म में होगा या चार्ज डायनेमिक फॉर्म में होगा। मतलब चार्ज या तो स्थिर होगा या तो मूव करता हुआ होगा। तो उस तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी पढ़ें तो इलेक्ट्रिसिटी फिर से दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा दो तरह का? तो या तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या हो सकता है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिक करंट जो बोलेंगे। तो इसको समझिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डीलिंग विथ स्टैटिक चार्ज और चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको 12 में पढ़ना है डिटेल में। अब और करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग को जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है इस चैप्टर में। स्टैटिक मतलब स्थिर, ये तो हर जगह है, हमारे बॉडी में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही हमारे शरीर में, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्टैटिक फेज में है। मार्कर में भी इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है? करंट या स्टैटिक? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो वायर से करंट पास कर लाइन इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो किस तरह के फॉर्म में हुआ? तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हुआ। तो हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है। स्टैटिक के बारे में पढ़ने के लिए चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, इसको 12 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तो एक सेपरेट वीडियो हम इलेक्ट्रोस्टैट का बना देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा उसको। ठीक, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको शुरू करते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते किसको है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो देखिए, चार्ज के फ्लो होने की दर को ही हम लोग करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम लोग आई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाता है Q बाई टी। Q आप पर है कि चार्ज को बोलते हैं, T जो है वो टाइम है यानी सेकेंड में इसको हम लोग लिखते हैं, और Q को कूलाम में लिखते हैं। तो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। करंट को एम्पियर में निकालते हैं। तो यहाँ से बताइए 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन कब क्या होगा? अगर करंट 1 एम्पियर है तो 1 कूलाम चार्ज और 1 सेकेंड तक अगर किसी कंडक्टर से पास होगा तो उससे जो करंट जनरेट होगा उसको 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज passes through a conductor for 1 second, then the amount of current produced due to this is called 1 ampere या is said to be 1 ampere। ठीक, अब एक चीज और जानिए, ये जो चार्ज फ्लो करता है या करंट फ्लो करता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल का मतलब निगेटिव टर्मिनल। तो जब हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि करंट जो है प्लस के तरफ से निकला और वो आया माइनस की तरफ। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। अब ये पोटेंशियल क्या है? तो अगला टर्म हम यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए, कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर वायर है। इस कंडक्टर वायर में इनफाइनाइट से, मतलब जहाँ तक वायर है उसके बाहर का पोजीशन इनफाइनाइट कहलाएगा। इनफाइनाइट से 1 यूनिट चार्ज को इस कंडक्टर के एक पॉइंट तक लाने में
इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जितना वर्क डन हो उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फिर से समझिए कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। अलेक्जेंडर वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, वही इसके बारे में बताए थे, उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट होता है वोल्ट। अब एक चीज़ सोचिए, क्या इनफाइनाइट की दूरी को नापा जा सकता है? आंसर होगा नहीं, इनफाइनाइट को तो नाप नहीं सकते हैं। जैसे आपको कोई बोले, कोई मान लीजिए रिक्शे से कहीं जा रहे हैं, उसका एक सर्टेन डिस्टेंस है कि यहाँ से चले और यहाँ तक जाना है, तो उसका एक किराया होगा। लेकिन अगर ये दूरी पता ही नहीं है कि कहाँ से चलें और यहाँ तक आए हैं, तो फिर उसका क्या किराया हो सकेगा? उसी तरह से अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसके वर्क डन को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जब वर्क डन ही कैलकुलेट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट नहीं हुआ। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन हाँ, दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वोल्ट से हम लोग बोलते हैं, मेजर करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस ये किसको बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय V। इसको V के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस PD से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका वोल्ट होता है। समझ गए? तो आप इलेक्ट्रिक करंट समझ गए और फिर पोटेंशियल समझ गए। अब एक सर्किट में जो करंट नापने के लिए डिवाइस का यूज होता है वो होता है एमीटर, उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। और जो वोल्टेज नापने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो करंट नापने के लिए डिवाइस का यूज हुआ एमीटर, और वोल्टेज नापने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ रहे थे, तो अब करंट का भी फिर से टाइप होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये 2 तरह का होता है। कौन कौन से 2 तरह का होता है? तो एक करंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AC, मतलब अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा करंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं DC, यानी डायरेक्ट करंट। अंतर समझिए क्या होता है AC और क्या होता है DC। देखिए, अ टाइप ऑफ करंट इन विच the direction of flow of electron changes after a fixed interval of time is called AC, मतलब अल्टरनेटिव करंट। ऐसा करंट जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है, यानी चार्ज के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है, वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाता है। इसको ऐसे वायर में समझाते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे करके डायरेक्शन अगर इसका चेंज हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं AC करंट। और एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा हो इलेक्ट्रॉन तो उसको हम लोग बोलते हैं DC, मतलब डायरेक्ट करंट। पहला अंतर। दूसरा, AC जो है इसका हाई स्ट्रेंथ होता है और हाई एफिशिएंसी होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से रैंडम मूव करता है ये। जबकि DC जो है इसका लो स्ट्रेंथ होता है, मूवमेंट स्लो होता है इसका। अब स्लो मूवमेंट के कारण जो है इसका मैग्नीट्यूड भी वीक हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रांग होता है। अगला, अभी जो रैंडम मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितने बार मूव करेगा उसको हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इंडिया में जो AC करंट यूज होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से 60 हर्ट्ज तक है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना बोलें, एक बार 1 सेकेंड में 100 बार वो अप डाउन मूव करता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो है
50 हर्ट्ज से लेकर के 60 हर्ट्ज तक होता है। आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस सब में देखिएगा फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहेगा उसका, 50 से 60 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा बताइए डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो उसमें तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 0। डीसी का फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होगा। अगला कि एसी का जो सोर्स है अल्टरनेटिव करंट का वो ट्रांसफार्मर है, और डीसी के लिए हम लोग जनरली जनरेटर पर डिपेंड करते हैं। और एसी में टर्मिनल डिसाइडेड नहीं होता है, एसी में टर्मिनल इज नॉट डिसाइडेड, क्योंकि रैंडम फ्लो है, तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा। देखते हैं आप सॉकेट में जब आप पिन लगाते हैं तो उसमें प्लस माइनस देख के लगाते हैं, या रैंडम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि रैंडम मूव करता है तो जैसे मन वैसे लगा दीजिए। लेकिन डीसी करंट में ये टर्मिनल आपको डिसाइड करना पड़ता है, इसलिए इसका प्लस माइनस देख करके लगाते हैं। तो हम लोग एसी में बोल सकते हैं टर्मिनल इज नॉट डिसाइडेड, डीसी में क्या बोलेंगे, टर्मिनल इज डिसाइडेड। एसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 to 60 हर्ट्ज है इन इंडिया। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। एसी जो है इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है चेंज होता है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि डीसी में कंटिन्यूअस फ्लो होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एसी का एफिशिएंसी हाई होगा, हाई मैग्नीट्यूड करंट प्रोड्यूस करेगा। डीसी का एफिशिएंसी लो होगा, लो मैग्नीट्यूड करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका एसी और डीसी में डिफरेंस हो गया। तो हम लोग करंट समझ गए, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। और जैसा आपको बताया कि करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम है मीटर, और वोल्टेज मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो अब इस करंट को और वोल्टेज को मिला करके इसका रिलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। तो आज मेरे ख्याल से थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, इतना तक समझिए। इसका नोट्स बनाइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि कैसा समझ में आया, कुछ इम्प्रूव और करने की ज़रूरत हो तो बताइएगा। और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।